नमस्कार दोस्तों, द पॉलिटिकल वे में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है ईश्वर तिवारी और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फंडामेंटल राइट्स के पार्ट 2 के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको राइट टू इक्वलिटी और राइट टू फ्रीडम के बारे में बताया था। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता देना चाहता हूं कि अगर आप यूजीसी नेट और सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो द पॉलिटिकल वे आपके साथ है। इस चैनल पर आपको पॉलिटिक्स से रिलेटेड सभी जानकारियां दी जाएगी। वीडियो के सही लगने पर आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए सब्सक्राइब के बगल में दिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। आइए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन एंड राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के बारे में। सबसे पहले आता है हमारा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। अनुच्छेद 23 के द्वारा बेकार तथा इसी प्रकार का अन्य जबरदस्ती लिया हुआ श्रम कानूनी तौर पर असंवैधानिक है, मतलब टोटली इलीगल है, जिसका उल्लंघन विधि के अनुसार दंडनीय अपराध है। भारत में सदियों से किसी न किसी रूप में दास्ता की प्रथा विद्यमान थी, जिसके अनुसार हरिजन, खेतीहर, श्रमिकों तथा स्त्रियों पर विभिन्न प्रकार के अत्याचार किए जाते थे। नवीन संविधान के अंतर्गत मानवीय शोषण के इन सभी रूपों को कानून के अनुसार दंडनीय अपराध घोषित कर दिया गया है। इसलिए वर्तमान में ह्यूमन ट्रैफिकिंग और फोर्स्ड लेबर जैसे अपराधों को कंप्लीटली असंवैधानिक घोषित कर दिया गया है। इसी के साथ अगर राज्य सार्वजनिक उद्देश्य से अनिवार्य श्रम की योजना लागू करे, मतलब कोई वैकेंसी निकाले, तो सरकार भी किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति, रंग और सेक्स के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकती। इसका मतलब यह है कि अगर स्टेट कोई वैकेंसी निकालता है तो उसमें व्यक्ति के साथ समानता का व्यवहार किया जाएगा। इसके बाद आता है हमारा आर्टिकल 24, जिसमें अनुच्छेद 24 में कहा गया है कि 14 वर्ष से कम आयु वाले सभी बच्चों को कारखानों या जोखिम भरे काम पर नियुक्त नहीं किया जा सकता, लेकिन बच्चों को अन्य प्रकार के कार्यों में लगाया जा सकता है। भारत के विभिन्न भागों में शोषण का एक रूप बंधक मजदूरी के रूप में प्रचलित था, जिसे समाप्त करने के लिए 1975 और 76 में कुछ कदम उठाए गए। इसलिए शोषण के विरुद्ध अधिकार का उद्देश्य एक वास्तविक सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। अब यहाँ पे आपके सामने एक प्रश्न यह उठ रहा होगा कि अगर किसी गरीब परिवार में एक ऐसी कंडीशन हो जिसमें एक बच्चे के ऊपर ही परिवार का बोझ हो, फॉर एग्जांपल के तौर पर अगर मैं बात करूं कि एक घर है किराए का या झुग्गी झोपड़ी का, जहाँ पे बच्चा और उसकी माँ रहती है। बच्चा 14 साल से कम उम्र का है और माँ अधिकतर बीमार रहती है, वो ज़्यादा इनेबल नहीं है किसी भी काम को करने के लिए। तो उस कंडीशन में बच्चा क्या कर सकता है? पढ़ तो सकता है, लेकिन घर को चलाने के लिए कुछ काम करना पड़ेगा। तो इस कंडीशन में बच्चे को जो नॉर्मल जो काम होते हैं, जो जोखिम भरे ना हो, वो करने के अधिकार से दिए जा सकते हैं। मैं यहाँ पे कंप्लीटली बता दूं कि जो कार्य जोखिम भरे ना हो, जिसमें बच्चे की लाइफ का रिस्क ना हो, वो काम बच्चा कर सकता है। लेकिन ऐसे काम जो बहुत ही ज़्यादा जोखिम भरे हो, जिससे बच्चे की हेल्थ, एजुकेशन और मेंटली या उसकी लाइफ पर कोई गहरा असर पड़ता है, तो उसको आर्टिकल 24 के अंतर्गत कंप्लीटली प्रोहिबिट कर दिया गया है। नेक्स्ट आता है हमारा फ्रीडम ऑफ रिलीजन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों का उल्लेख किया गया है। इन अनुच्छेदों में स्वतंत्रता का उल्लेख करते हुए व्यापक शब्दों में धार्मिक अल्पसंख्यकों की पूर्ण संतुष्टि को ध्यान में रखकर इनका उपयोग किया गया है, जिसमें सबसे पहले आता है आर्टिकल 25। आर्टिकल 25 के अंतर्गत भारतीय संविधान भारत के प्रत्येक व्यक्ति को अंतःकरण की स्वतंत्रता का अधिकार देता है, जिसमें आर्टिकल 25 कहता है कि सार्वजनिक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य आदि को ध्यान में रखते हुए भारत के सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया जाता है। अंतःकरण का वास्तविक मतलब होता है कि प्राकृतिक रूप से किसी भी
धर्म को अंगीकार करने का अधिकार, उसका अनुसरण एवं प्रचार करने का अधिकार। जैसे सिख रिलीजन में सिखों द्वारा कृपाण धारण करना और उसे लेकर चलना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है। आर्टिकल 26 प्रत्येक धर्म के अनुयायियों को निम्न अधिकार प्रदान करता है, जैसे धार्मिक संस्थाओं तथा दान देने से स्थापित सार्वजनिक सेवा संस्थाओं की स्थापना तथा उनके पोषण का अधिकार। सेकंड, धर्म संबंधी निजी मामलों का स्वयं प्रबंध करने का अधिकार। थर्ड, चल और अचल संपत्ति के अर्जन और स्वामित्व का अधिकार। फोर्थ, उक्त संपत्ति का विधि के अनुसार संचालन करने का अधिकार। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 27, जिसमें धार्मिक व्यय के लिए निश्चित धन पर कर अदायगी से छूट का प्रावधान किया गया है, जिसके अंतर्गत आर्टिकल 27 में कहा गया है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसा कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता जिसकी आय किसी विशेष धर्म अथवा धार्मिक संप्रदाय की उन्नतियां पोषण में व्यय करने के लिए विशेष रूप से निश्चित कर दी गई हो। नेक्स्ट है हमारा नो रिलीजन इंस्ट्रक्शन कैन बी प्रोवाइडेड एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होली मेंटेन आउट ऑफ स्टेट फंड्स। आर्टिकल 28 मीन्स राजकीय शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा का निषेध। अगर हम इसे समझे तो अकॉर्डिंग टू द प्रिम्बल भारतीय राज्य का स्वरूप धर्मनिरपेक्ष है, जिसे धार्मिक क्षेत्र में निष्पक्ष रहना है। इसलिए आर्टिकल 28 में कहा गया है कि राजकीय निधि से संचालित किसी भी शिक्षण संस्था में किसी प्रकार की धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं की जाएगी। इसके साथ ही राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त या आर्थिक सहायता प्राप्त शिक्षण संस्था में किसी व्यक्ति को किसी धर्म विशेष की शिक्षा ग्रहण करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, किंतु अन्य अधिकारों की भांति ही धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी प्रतिबंधित रहित नहीं है, मतलब इस पर भी रेस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है। राज्य सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता एवं स्वास्थ्य इत्यादि के हित में इसका प्रयोग कर सकता है। इसी प्रकार आर्थिक, राजनीतिक या अन्य किसी प्रकार के सार्वजनिक हित की दृष्टि से राज्य धार्मिक क्षेत्र में हस्तक्षेप कर सकता है। राज्य सामाजिक हित और सुधार संबंधी कार्य भी कर सकता है, चाहे ऐसा करते हुए धार्मिक क्षेत्र में हस्तक्षेप ही क्यों न करना पड़े। इसीलिए सार्वजनिक हित की दृष्टि से उचित प्रतिबंधों के साथ संविधान के अंतर्गत सभी व्यक्तियों के लिए धार्मिक स्वतंत्रता की व्यवस्था की गई है। तो ये था हमारी वीडियो का अंत। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड जय हिंद।